दलित साहित्य की वैचारिकी के केंद्र में डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर फूले और बाद के समय में पेरियार रहे। लेकिन इसकी शुरुआत जो है दलित साहित्य की करें तो 1920 के दशक में मानी जाती है। इसी दशक में आम्बेडकरवादी चिंतन का उभार होता है। आम्बेडकर के विचारों ने दलित साहित्य के लिए एक ज़मीन तैयार कर दी थी। और डॉक्टर तेज सिंह के अनुसार अगर हम दलित साहित्य आंदोलन की बात करें तो उनका कहना है कि दलित साहित्य आंदोलन भी निश्चित और तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों की ही देन है। दलित साहित्य आंदोलन अपनी समस्त सामाजिक, सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों को आत्मसात करके ही विकसित हुआ है और इसी का उत्तरोत्तर विकास हुआ है। ऐसा नहीं था कि दलित आंदोलन के केंद्र में या दलित साहित्य के केंद्र में जो है केवल इन्हीं तीन व्यक्तियों का योगदान था। उसकी पृष्ठभूमि में गौतम बुद्ध, सिद्धनाथपंथियों, कबीर, रैदास आदि क्रांतिकारियों की चेतना का भी प्रभाव आपको दिखाई पड़ता है। दलित साहित्य की अवधारणा की बात करें तो आपको बता दें कि हिंदी के शब्दकोशों में दलित शब्द का अर्थ है जिसका दलन किया जा सके। दलन की बात करें तो आप लोगों ने दाल घोटने वाली एक घोटनी अगर गांव से हैं तो उसको दलघटनी बोलते हैं। दाल थोड़ी सी कच्ची अवस्था में रहती है तो उसको उस दलघटनी से जो है घोट दिया जाता है, दबा दिया जाता है, दल दिया जाता है, उसको मसल दिया जाता है, उसकी कठोरता को समाप्त कर दिया जाता है। तो एक ये लोक शब्द है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो आपको जैसा कि हम बता चुके हैं कि 1891 में एक जनगणना होती है। उस जनगणना में जो है जाति को आधार बनाया जाता है। इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। आज की स्थिति में जाति जनगणना को लेकर के बहुत बार आंदोलन हुए हैं। सरकार ने कई सर्वे भी करवाए हैं लेकिन वो हमारे सामने अभी नहीं आए हैं। तो उसको छोड़ दीजिए, उस पृष्ठभूमि में ना जाएं, उसकी चीज़ों में ना फंस करके हम आगे बढ़ते हैं और बता दें कि फिर बाद में भारत की ब्रिटिश सरकार भी कामगार जातियों का उल्लेख करने के लिए पद दलित जातियां शब्द का इस्तेमाल करने लगी, जिसको डिप्रेस्ड क्लास कहते हैं। और इसी प्रकार से आप आइए तो फिर सरकार में प्रतिनिधित्व देने के लिए उन्हें अनुसूचित किया गया। उत्पादक जातियां भी कहा गया इनको। सन 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड द्वारा सरकारी निकायों में प्रथम प्रतिनिधित्व देने के लिए अस्पृश्य आदिवासियों और अन्य पिछड़ा वर्ग को दलित वर्ग में सम्मिलित कर लिया गया। इसी कारण 1921 की जनगणना में दलित वर्ग के अंतर्गत अस्पृश्यों, आदिवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग को शामिल कर लिया गया। लेकिन सवर्णों के प्रतिरोध के कारण सन 1931 की जनगणना में आदिवासी समुदायों और अन्य पिछड़ा वर्ग को दलितों से अलग कर दिया गया। ज्योतिबा फूले ने दलितों को पिछड़ों से बिछड़ा हुआ भाई बताया और दलित वर्ग के साथ साथ बहुजन, जनजातियां, अन्य पिछड़ा वर्ग शामिल हैं। इस तरह दलित शब्द से उस सामाजिक अस्मिता का बोध होता है जो परंपरागत सामाजिक अलगाव पर आधारित हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था के खिलाफ समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसी जनवादी और लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए प्रयत्नशील और प्रतिबद्ध है। हम कुछ आधुनिक विद्वानों के बारे में चर्चा करें उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूं कि दलित साहित्य को समझने के लिए आपको
दो खांचों को समझना जरूरी है। मैं डॉक्टर एन सिंह की किताब है, एन सिंह की किताब है, मैं आपको बता दूं, और ये वाणी प्रकाशन से छपी। अगर हम इसके परिप्रेक्ष्य में चर्चा करें तो इसमें इन्होंने बताया है कि सन 1996 में श्री ओम प्रकाश वाल्मीकि को देहरादून में आयोजित एक समारोह में परिवेश सम्मान प्रदान किया गया था। इस समारोह में अधिकांश वक्ताओं ने अपने वक्तव्य में कहा था कि जब साहित्य में प्रेमचंद दलित चेतना के सबसे मुखर लेखक हैं और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी बिल्ले सुरबकरिहा, कुल्ली भाट और चतुरी चमार जैसी रचनाएं लिखी हैं, तो फिर किसी दलित को साहित्य लिखने की क्या आवश्यकता है। ये बात सन 1996 की है, जब ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान दिया जा रहा था। तो आपको बता दें कि एक धारा ये भी थी जो ऐसा सोचती थी कि प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के होते हुए अलग से दलित साहित्य लिखे जाने की क्या जरूरत है। कथाकार काशीनाथ सिंह की अध्यक्षता कर रहे थे उस समारोह की। उन्होंने कहा, दलितों पर लिखने के लिए दलित होना आवश्यक नहीं। हिंदी में दलित लेखक हैं, दलित साहित्य नहीं। इस पर जब बर्दाश्त से बाहर हो गया एक तरीके की, इस पर जो एक विवाद खड़ा हो गया, तब ओम प्रकाश वाल्मीकि ने प्रतिवाद करते हुए उन्होंने अपने आभार संबोधन में कहा कि दलित के नाम पर वाल्मीकि और व्यास ने ब्राह्मणवाद की बात की है। कोई दलित होकर ब्राह्मणवाद की बात करता है तो वह दलित साहित्य का रचयिता कैसा हो सकता है। व्यक्ति को मुक्त करने वाला साहित्य ही दलित साहित्य है। यह जनता का आंदोलन है। तमाम हिंदी साहित्य सवर्णवादी साहित्य है। दलित साहित्य नहीं छापा जाता है। और तमाम हिंदी, मैं आपको बता दूं, एक लाइन शायद स्किप कर गया हूं मैं, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि तमाम हिंदी साहित्य सवर्णवादी साहित्य है, जो खलनायक को नायक का खिताब देता है। घटिया रचनाएं छापी जा रही है, दलित साहित्य नहीं छापा जाता है। नकार का यह तिलिस्म तब टूटा जब श्री विभांशु दिव्याल के संयोजन में राष्ट्रीय सहारा दैनिक दिल्ली ने 18 और 25 जनवरी 1997 में हस्तक्षेप के 2 अंकों का प्रकाशन किया। हस्तक्षेप शनिवार को राष्ट्रीय सहारा का अलग से आने वाला पृष्ठ है और उसमें किसी न किसी विचार को लेकर के बातचीत की जाती है। तो राष्ट्रीय सहारा दैनिक के हस्तक्षेप अंक में जो है दलित साहित्य की अवधारणा, दलित लेखकों के साक्षात्कार और उनकी उपलब्धियों का विस्तार से वर्णन किया गया। व्यापक स्तर पर पहली बार हिंदी लेखकों को हिंदी में दलित साहित्य की उपस्थिति का आभास राष्ट्रीय दैनिक जागरण का यह हस्तक्षेप अंक ने कराया। हिंदी में दलित लेखक भी और दलित साहित्य भी हैं, और तो उन्होंने उस पर आपत्ति उठानी प्रारंभ की कि दलित साहित्य केवल दलित ही नहीं लिख सकता, बल्कि सवर्ण साहित्यकार भी लिख सकता है। इस विषय में डॉक्टर नामवर सिंह ने श्री दूधनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह, परमानंद श्रीवास्तव और सुधीर कुमार सिंह द्वारा की गई बातचीत नया पथ में प्रकाशित हुई, जिसे बाद में सदानंद शाही ने एक पुस्तक में भी छापा। और इस बातचीत में नामवर सिंह ने प्रकारांतर से डॉक्टर अंबेडकर को देशद्रोही और अंग्रेजों को पिट्ठू तो कहाँ ही, दलित साहित्य पर यह भी आरोप लगाया कि वह ताकत अभी भी है जो दलित साहित्य को फोर्ड फाउंडेशन से संचालित कर रही है। डॉक्टर नामवर सिंह के फतवे के बाद दलित साहित्य के विरोध में दूधनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह,
परमानंद श्रीवास्तव, मैनेजर पांडे, रामदास मिश्र आदि एक दूसरे के विरोधी भी हुए। दलित साहित्य का विकास साम्राज्यवादी ताकत के तहत हुआ। दलित साहित्य भी इनका कहना था कि दलित अब साहित्य में भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं, और इस बात का जिक्र करते हुए डॉक्टर रामदास मिश्र ने लिखा कि साहित्य में आरक्षण नहीं चल सकता, साहित्य हल्ले गुल्ले से भी नहीं चलता, दलित साहित्यकारों में साधना का अभाव है, जिसके कारण दलित साहित्य कलात्मक नहीं है। दूधनाथ सिंह ने कहा, जन्मना दलित ही लेखक होगा, यह मान लेने के बाद गुणवत्ता का प्रश्न फिलहाल कहीं उठता है, सिर्फ कैटेगरी रह जाती है। इसके बाद नामवर सिंह ने हिंदी दलित साहित्य पर प्रहार करते हुए कहा, मूल पौधा तो मराठी का है, अब हिंदी में इसकी कलम लगाई जा रही है। तो एक तरह का संघर्ष शुरू हो गया था, एक तरह की जो है विरोधाभासी स्थिति भी बन रही थी। नामवर सिंह के ये कहने के बाद कि मूल पौधा तो मराठी का है, अब हिंदी में इसकी कलम लगाई जा रही है। जब दलित साहित्य को पाठ्यक्रम में लगाने की बात आई तो डॉक्टर मैनेजर पांडे ने एक संगोष्ठी में कहा कि पाठ्यक्रम तो एक म्यूजियम है, जब चीज़ें पुरानी हो जाती हैं तो उन्हें म्यूजियम में रख दिया जाता है। दलित साहित्य तो जीवंत साहित्य है, उसे जनता के बीच रहना चाहिए। दलित साहित्य तो जीवंत साहित्य है और उसे जनता के बीच रहना चाहिए। इस पर दलित लेखकों ने प्रतिवाद किया कि यह दलित साहित्य को पाठ्यक्रम में न लगाए जाने का छद्म विरोध है। शैलेश मटियानी ने अपने लेख दलित लेखक और दलित साहित्य में लिखा कि छोटी कृतियां या छोटे कृतित्व को आसमान की ओर उछालना आगे की संभावनाओं के रास्ते बंद करना है। सिद्धांतकारों ने हिंदी दलित साहित्य के विरोध में अपना तर्क जाल फैला दिया और इस तर्क जाल में दलित साहित्य को फंसाने की जो स्ट्रेटेजी बनी, उनमें दलित लेखकों को जातीय आधार पर बांटने और आमने सामने खड़े कर देने की तरजीह दी गई और जिससे दलित लेखकों में जातीय युद्ध प्रारंभ हो गए। इसका शिकार ओम प्रकाश वाल्मीकि तो कुछ ही अंशों तक हुए, लेकिन भगवान दास मोरवाल, सूरजपाल चौहान, रत्न कुमार सांभरिया आदि अधिक हुए। इन लेखकों के अंतर्गत जो वर्षों से खदबदा रहा था, उसकी शुरुआत भगवान दास मोरवाल ने बाकायदा एक लेख दलित विमर्श के अंतर विरोध लिख करके वे लिखते हैं कि जिस तरह पिछड़े होने का अर्थ केवल यादव है, उसी तरह दलित होने का अर्थ केवल जाटव है। यदि समानांतर दृष्टि से देखा जाए तो पिछड़ों के नाम पर यादव और दलितों के नाम पर जाटव, इन दो विशिष्ट वर्गों का सभी क्षेत्रों में आधिपत्य और एकाधिकार बना हुआ है। इसका समर्थन ओम प्रकाश वाल्मीकि ने भी किया। वे लिखते हैं कि वर्तमान साहित्य के जनवरी 2001 के अंक में लेख दलित विमर्श के अंतर्विरोध से ने अपना ध्यान खींचा और इसे पढ़ा। इस लेख में अंतर्विरोध की ओर संकेत किए गए। इस विमर्श की धुंध हटाने की कोशिश की। अवसरवादिता और पारस्परिक इस होड़ जो थी इस विमर्श को नहीं, आंदोलनों में विचलन पैदा कर चुकी थी। अब देखिए कि एक कहानी है, शव यात्रा कहानी को लेकर दिल्ली में टीका टिप्पणी शुरू हुई।
और सूरजपाल चौहान के आक्रोश को मोरवाल ने गहरी सूझबूझ से पाठकों के सामने रखा। मैं नहीं समझ पाया कि लेखकों की गहरी सूझबूझ कैसी है। क्या ये नहीं जानते कि दलित साहित्य में भंगी और चमार को आमने सामने लड़ाकर दलित साहित्य के आंदोलन के तोड़ने की साजिश चल रही है। इसी प्रकार से उदय प्रकाश ने लिखा कि हिंदी का दलित साहित्य अभी निर्माण की अवस्था में है। इससे अधिक एकजुटता सूझबूझ से लागू किया जाना चाहिए। लेकिन दलित साहित्यकार मित्रों की दोस्त दुश्मन वाली समझ में कच्चापन है। उपन्यास काला पहाड़ के चर्चित युवा लेखक भगवान दास मोरवाल ने वर्तमान साहित्य के जनवरी अंक में दलित साहित्य और अंतर विरोध नामक लेख में यह भी लिखा कि वास्तव में दलितों में एक ऐसा वर्ग है जो हिंदी साहित्य पर ब्राह्मणवादी सोच के मठाधीशों की तरह दलित साहित्य में छा जाना चाहता है। प्रसंग क्या था? तो वाल्मीकि की कहानी शव यात्रा को कुछ दलित साहित्यकारों ने दलित विरोधी करार दे दिया था, क्योंकि उस कहानी में जाटुओं द्वारा भंगियों को ओछा समझने की प्रवृत्ति का निरूपण हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि दलित साहित्य के भीतर जो है सब कुछ दलित समाज के लिए मंगलकारी ही है, बल्कि वहाँ के जो परेशानियां हैं, जो उनकी आपसी रंजिश है, आपसी जातिगत भावनाएं हैं, उनको भी दलित साहित्य अच्छे समझ। शव यात्रा कहानी की बात कर रहे हैं तो इसमें इन्होंने सीधे सीधे बताया है कि किस प्रकार से जाटो समाज जो है वो भंगियों को ओछा समझने का काम करता है। फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि ने मोरवाल के समर्थन में संपादक को पत्र लिखा। वहीं सूरजपाल चौहान ने दलित साहित्यकारों का अनुवाद नामक लेख इसी पत्रिका में लिख डाला। इस लेखक के अनुसार दलित साहित्य में वर्चस्वता का शीत युद्ध जाटो साहित्यकारों और वाल्मीकि साहित्यकारों के बीच चल रहा है। सब यात्रा कहानी को चमार विरोधी कहने के पीछे यही जात पात और श्रेष्ठतावाद का अहम है। कमल भारती ने मोरवाल पर व्यक्तिगत आरोप लगाया, पर मनमोहन वशिष्ठ ने अपनी भाषा में मोरवाल को एहसान फरामोश, दोमुहा, अवसरवादी, खलनायक, सवर्ण दलित तक कह डाला। वास्तव में सच कहना जितना कठिन होता है, सच सुनना उससे अधिक कठिन होता है। दलित साहित्य में संकीर्णता के बजाय पारस्परिक सहिष्णुता और लयबद्धता आए तो साहित्य की इस नवीनतम धारा का भला होगा। लेकिन विवाद यहाँ थमा नहीं। इसमें कथाक्रम ने तो दलित विशेषांक भी प्रकाशित किया। फिर श्रीलाल शुक्ल का एक साक्षात्कार प्रकाशित किया गया और स्वानुभूति और सहानुभूति की बात करना दलित साहित्य के संदर्भ में व्यर्थ है। दलित साहित्य कोई भी लिख सकता है। वर्तमान साहित्य और कथा देश तो बाकायदा एक आंदोलन सा ही चला रही हैं। कथा देश अपने अगस्त 2001 के अंक में श्री दूधनाथ सिंह के निष्कासन तथा अखिलेश की ग्रहण कहानियां छापकर यह साबित करने का प्रयास किया कि गैर दलित साहित्यकार भी दलित साहित्य लिख सकते हैं। ये दोनों ही स्थापित कथाकार हैं और मैं नहीं समझता कि इनकी कामना दलित साहित्य में स्थापना होने की होगी। ग्रहण की प्रस्तुति से पूर्व लिखा गया जो दलित है, पीड़ित है, वंचित है, चाहे वह व्यक्ति हो या समूह, उसकी वकालत और हिमायत करना उसका फर्ज है। इसी प्रकार ग्रहण से पहले दर्ज किया गया इस कहानी को दलित गैर दलित लेखक की कसौटी पर परखने के लिए हर कोई स्वतंत्र है। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है गैर
दलित साहित्यकार और दलित साहित्यकार और दलित साहित्यकारों के बीच में जो आपसी अंतर विरोध था, उसकी अभिव्यक्ति इस श्रृंखला में मैंने आपको बताई है कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ें हो रही थी। इनको समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम अगली श्रृंखला में जब बात करेंगे तो आपको दो शब्दों पर ले जाएंगे, स्वानुभूति और सहानुभूति। स्वानुभूति शब्द का मतलब है कि स्व मतलब खुद ही अनुभूत किया हुआ, खुद ही भोगा हुआ। और सहानुभूति में आप जानते हैं कि हम कोई व्यक्ति दूसरा जब दुखी होता है तो हम उसके पास जा कर के उससे कुछ शब्दों से अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, उसके प्रति अपनी वेदना प्रकट करते हैं, उसके सुख दुख को बांटने की कोशिश करते हैं, तो हम उसके प्रति सहानुभूति दिखाते हैं। तो दलित साहित्य क्या स्वानुभूति का साहित्य कहलाएगा या स्वानुभूति का, या स्वानुभूति जिसको होती है वही खाली रचनाकार हो सकता है, या वही उस दुख को रच सकता है, या जो सहानुभूति रखने वाला है, जो सिंपैथाइजर है, वो भी क्या उसी तीव्रता से उस बात को रख सकता है या नहीं। तो इस बात पर हम चर्चा करेंगे अगली श्रृंखला में। अभी हमने आपको बताया कि किस प्रकार का अंतर विरोध जो है दलित साहित्य को लेकर के साहित्यकारों के मध्य रहा है, और अगली श्रृंखला में फिर हम बात करेंगे कि दलित साहित्य के अन्य पहलू क्या है।